नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ भूगोल की एक विशेष क्लास के साथ, जिसमें हम कुछ कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ टर्म देखेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कुछ फसलें देखिए कैसी होती हैं। रबी की फसलें होती हैं और कुछ होती हैं खरीफ की फसलें। रबी की और क्या होते हैं, खरीफ की फसलें। देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है, रबी की फसल और एक क्या है, खरीफ की फसल। तो आप देखते हैं कि जो देखिए खरीफ की फसल होती है वो आप 15 जून से, आप ऐसा कह दीजिए 15 जून या फिर जुलाई कह दीजिए, तो 15 जून जुलाई से आप इसको क्या करते हैं, खेतों में बो देते हैं। जब ये 15, अब आप जानते हैं कि इसके बाद अपन कब काटते हैं, अगर मतलब सितंबर तक काट देते हैं। कब तक काट देते हैं, सितंबर अक्टूबर तक हम इसको क्या कर देते हैं, फसल को काट देते हैं। तो ये हो जाती है आपकी खरीफ की फसल। अब आप दूसरा देखिए, ऐसा भी कह सकते हैं वो फसल जो कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, वो फसल भी आपकी खरीफ फसल होती है। अब आप एग्जाम्पल में जानते हैं, जैसे आप धान है, कौन नहीं जानता, आपका सोयाबीन है, सोयाबीन है आपका कपास है, सॉरी आपका कपास है, हाँ ये कपास हो गया, और कपास है, और इसमें साथ में वो कपास है, और इसके अतिरिक्त ये आपका होता है जिसका सोयाबीन हो गया है, और उड़द हो गया, और तिल हो गया। विभिन्न प्रकार की ये फसलें क्या करते हैं, आप खरीफ के इसमें बोते हैं। अब देख लीजिए अगला है रबी की फसल। तो रबी की फसल आप बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। कब बोते हैं, अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं इस फसल को। और आप इसको काटते कब हो, मार्च अप्रैल में। कब काटते हो आप इसको, मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। तो वो मतलब आपकी फसलें होती हैं रबी की फसलें। अब देखिए आप इसमें भी, जैसे आप गेहूँ होता है, जो होता है, मटर होता है, गेहूं, जो, मटर, ये क्या होते हैं, सरसों, ये सभी जो भी फसलें बोई जाती हैं ये क्या कहलाती है, रबी की फसलें हैं। तो ये आपके इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए कुछ फसलें होती हैं जायद फसलें कौन सी फसलें होती हैं, जायद फसलें। देखिए जायद फसलें जो होते हैं, आप जो गर्मियों में सब्जी वगैरह की खेती करते हैं और भी जो घास वाली खेती करते हैं, वो होती है जायद फसलें। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रबी और खरीफ की ऋतु के मध्य में जो हम फसल बोते हैं, रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो हम फसलें बोते हैं, वो होती हैं आपकी जायद फसलें। तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर क्या आती हैं, सब्जियां आती हैं, और मतलब जो घास होता है, हरा घास होता है, वो जो चारा देते हैं आप, चारा जैसे बरसीन होता है, तो ये जानवरों के लिए आप जो चारा बोते वो आते हैं इसके अंदर। और भी आते हैं आपके, तरबूज आता है इसके अंतर्गत, और आपका क्या होता है, खरबूज आता है। ये सब चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये होते हैं आपकी जायद फसलें। अब देखिए अगर और भी हम चीजें, अगर ये तो हो गया हमारे मतलब वर्षा ऋतु के आधार पर, मतलब ऋतुओं के आधार पर कि हम कौन सी फसल कब बोते हैं। अब अगर देखिए हम देखें कि, और अगर हम इस हिसाब से देखें कि औद्योगिक स्तर से देखें तो हम फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए औद्योगिक स्तर से अगर हम देखें, औद्योगिक स्तर से, तो देखिए पहली फसल जैसे अपन ने देख लिया कि आपका खाद्यान्न फसलें होती हैं। कौन सी फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। अब देखिए खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जो आप केवल खाने के उद्देश्य से बोते हो। मतलब आपका पर्पस ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उनको बेच रहे हो, या क्यों इतनी गहन पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा समझ लो है। तो क्या होता है खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, उनको खाने के उद्देश्य से बोते हैं आप। जैसे आपने देखा गेहूं आप खाने के उद्देश्य से होता है, चावल आपका होता है ये खाने के उद्देश्य से होता है। तो ये मतलब फसलें आपकी किस उद्देश्य से होती हैं, खाने के उद्देश्य से है। तो अब ये फसलें क्या कहलाती है, आपकी खाद्यान्न फसलें। देखिए मक्का भी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत ही आता है, मक्का खाद्यान्न फसल के अंतर्गत ही आता है। आपको बता, मक्का में एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मक्का में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको जैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैन बोला है। अगर बात करें मक्का की, तो मक्का सबसे ज्यादा यूएसए में होता है, सबसे ज्यादा यूएसए में मक्का उत्पादन होता है। और देखिए
अगर गेहूं की बात करें तो ये चाइना में मतलब चीन प्रथम स्थान पर है, और इंडिया जो आपका इसके उत्पादन में कितना द्वितीय स्थान पर होता है। चावल में भी सेम स्थिति है, चाइना मतलब प्रथम स्थान पर है, इसमें चाइना प्रथम स्थान पर और इंडिया दूसरे नंबर पर है। और भी देखिए चावल के उत्पादन में पाकिस्तान का भी है, इंडोनेशिया का, इनका भी बहुत बड़े पैदावार होता है इनका। अब देखिए ये हो गई खाद्यान्न फसलें। अब आप दूसरी फसलों को देखें तो अब होती है कुछ मतलब व्यापारिक फसलें। कौन सी होती है? कुछ व्यापारिक या नकदी फसलें होती। क्या होती है? व्यापारिक या नकदी फसलें। व्यापारिक या नकदी फसलें, इनका देखिए जो फसलें होती है हमारी, इनका हमारा पर्पस होता है कि हम इनको बेचें और नकदी प्राप्त कर लें। हम इनको डायरेक्ट नहीं खाते। जैसे हमने सोयाबीन बोया तो क्या हम सोयाबीन की दाल बना के खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे। और भी जैसे आप तेल भी बेचते तो तेल का कितना यूज करोगे आप? हल्का फुल्का करोगे। सरसों का यूज कितना करोगे आप? थोड़ा बहुत करोगे। मूंगफली का यूज करोगे कितना करोगे? गन्ना का करोगे कितना करोगे? ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी कैसी हैं? व्यापारिक फसलें हैं। ठीक है, तो ये आपकी जैसे सोयाबीन हो गया, और भी जैसे आपका कपास हो गया, तो कपास को खाओगे थोड़े, उससे तो कपड़े बनेंगे ना। तो ये क्या है आपके आपके ये हैं व्यापारिक फसलें हैं। अब देखिए कुछ फसलें को एक और होता है पेय फसलें। कौन सी होती है? पेय। पेय फसलें, तो इनका यूज किया काय में करते हैं हम? पेय, जो हमारे जैसे हम चाय पीते तो चाय क्या है? पेय पदार्थ है, चाय। और दूसरा कॉफी, और तीसरा कोकीन। ये मतलब क्या है? ये मतलब आपके पेय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? पेय पदार्थ हैं। आपको बता दें जो चाय है, चाय अगर अच्छे मतलब पूरे विश्व में जो चाय प्रसिद्ध है वो इंडिया की है। इंडिया की चाय की मतलब जो किस्म है वो विश्व में सबसे अच्छी किस्म है। अभी जो मतलब ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई है तो वो भी मतलब भारत की कांगड़ा चाय को पीती थी। वो बहुत मतलब ब्रांडेड चाय होती है, बहुत अच्छी मतलब चाय मानी जाती है इसको। अब देखिए जो चाय है, ये चाय मतलब कि ये मतलब ज़्यादातर माना जाता है कि वो चाय की उत्पत्ति चाइना से हुई है। चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चाइना वालों से हुई है। अब देखिए ये है ये कॉफ़ी। कॉफ़ी देखिए, ये देखिए चाय की अगर बात करें तो भारत में देखिए असम हुआ आपका, हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये बड़े पैमाने पर की जाती है। अब देखिए हम देखें कॉफ़ी, तो देखिए ये कॉफ़ी अपने यहाँ देखें तो ये भी मतलब कॉफ़ी का है, एक पेय पदार्थ है। ये मतलब ज़्यादातर इंडिया में कर्नाटक में इसका मतलब खेती की जाती है। कर्नाटक में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। अब देखिए अब कॉफ़ी के उत्पादन में देखिए अगर विश्व में देखा जाए तो ब्राज़ील बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही। और यहाँ पर एक मतलब एक साओ पालो नाम का एक वो है, साओ पालो। तो इसे मतलब कॉफ़ी एयरपोर्ट भी बंदरगाह भी बोला जाता है। साओ पालो ब्राज़ील में है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मतलब किसकी खेती होती है? कॉफ़ी की खेती होती है। तो इस तरह से ये क्या है आपकी नकदी फसलें हैं। अब देखिए कुछ होती है रेशेदार फसलें। कुछ फसलें कैसी होती हैं? हम रेशेदार होती हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। रेशेदार फसलें, ये वो है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें, तो रेशेदार में जैसे आप क्या है? जूट है। क्या है? जूट। अब जूट को देखिए सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा, इससे गोल्ड मतलब बिल्कुल गोल्डन की तरह मतलब सोने की तरह चमकीला कैसे निकलता है? इससे रेशा निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुनहरा। जूट सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो किसका हिस्सा है पश्चिम बंगाल? इससे पश्चिम बंगाल से कौन सा वो निकला था देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? पूर्वी बंगाल है। तो इससे जो देश निकला था बांग्लादेश, तो वहां पर भी मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा रेशा का उत्पादन होता है। तो ये आपका जूट होता है। और भी देखिए जैसे जूट हो गया, और आपका कपास है, इससे भी इसका होता है, और सन भी है। ये भी क्या है? आपकी पूरी फाइब्रस, ये मतलब रेशेदार वो है। अब देखिए एक और होता है रेशम। रेशम देखिए क्या होता है? रेशम को रेशम के जो कीट कीट होते हैं ना, उनको शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। किस पर? शहतूत। शहतूत के पेड़ के पाला जाता है। तो वहीं पर वो मतलब क्या देते हैं को मतलब वहीं पर अपने जो कीड़े होते हैं वो किसका? रेशम का उत्पादन करते हैं वहीं पर, शहतूत पर। तो इस तरह से ये कुछ होते हैं आपके रेशेदार। अब देखिए और हम आगे देखें
गहन जीविका कृषि क्या होती है? गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि। देखिए इसका मतलब क्या है, गहन माने क्या होता है, जब कोई भी खेती मतलब ज्यादा लोग करने वाले हों और मतलब खेती क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, गहन। और जीविका का मतलब होता है केवल जीवित रहने के लिए, मतलब इसमें इतना ज्यादा उत्पाद नहीं होता है कि आप उसको ज्यादा मात्रा में बेच सको, मतलब घर के ही खर्चे चल पाते हैं। और कृषि माने खेती। तो ऐसी जो खेती जिसमें कम जमीन होती है, वहां पर घर परिवार के सभी लोग काम करते हैं और मतलब केवल जीविका चलाने के लिए ही वहां पर उत्पादन हो पाता, तो वो ऐसी खेती क्या कहलाता है, जीवन निर्वाह खेती या गहन जीविका निर्वाह खेती होती है। कि मतलब बड़े गहन पैमाने पर की जाए। गहन का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग होते हैं लेकिन जमीन क्या होती है, कम होती है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ बो देते हैं। जैसे आपने देखा कि एक खेत है तो उसमें गेहूं भी डाल दिया, उसमें मटर भी बो दी, उसमें सरसों भी डाल दिया थोड़ा। तो इस तरह से मतलब इनका उद्देश्य होता है। तो कुल मिला के मिश्रित खेती भी यहाँ पर करते हैं। तो ये होता है आपका गहन खेती। तो कुल मिला के ऐसी खेती जहां पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव होता है, ऐसा सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए चावल, अगर हम गेहूं की तुलना करें कि आपसे बोला जाए कि चावल और गेहूं में अंतर बताइए, तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि ये चावल जो आपकी फसल कौन सी है, खरीफ वाली है। गेहूं कैसी है, रबी वाली है। चावल के लिए अधिक टेम्परेचर की जरूरत है, गेहूं के लिए शुरुआत में कम, अंत में थोड़े ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। आपके चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, गेहूं के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ऐसे आप कुछ क्या इसमें अंतर लिख सकते हैं। अब देखिए हम देखें प्रारंभिक, अगर जीविका निर्वाह खेती की बात करें, प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती की बात करें, तो देखिए प्रारंभ में क्या था, इस तरह के ट्रैक्टर, मशीनें और भी कोई कीटनाशक, ये खाद वगैरह नहीं चलते थे। तो लोग पुराने औजारों को पुराने तरीके से मतलब खेती करके क्या करते थे, उसको खेती करते थे और बहुत कम पारिवारिक उत्पादन करते थे। ऐसा उत्पादन नहीं हो पाता, औद्योगिक स्तर पर उत्पादन नहीं हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी हम लोग खाद्यान्न संकट से ग्रस्त थे, विदेशों से हमको आयात करनी पड़ती थी चीजें। अब देखिए वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि अगर आप ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जो मतलब व्यापार की दृष्टि से हो और आपको कृत्रिम तरीके से उनको उगाएं, विभिन्न प्रकार की मशीनें, नई नई मशीनों का उपयोग करें, मतलब बड़े पैमाने पर खेती की जाए, बड़े पैमाने पर खेती की जाए तो वो मशीनों की सहायता, क्योंकि व्यक्तियों की सहायता से बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जा सकती। प्राचीन समय में कृषि का विस्तार क्यों नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उतने एक व्यक्ति कहाँ तक काम कर सके, जो एक मशीन कर देगी वो व्यक्ति नहीं कर सकता, 20 लोग 50 100 लोग भी नहीं कर पाएंगे, इतना मशीन कर देगी, और समय बहुत कम लेगी। तो मशीनों का उपयोग करेंगे, आधुनिक मशीनों का उपयोग करेंगे, आधुनिक खादों का प्रयोग करेंगे, हैं, और तकनीकी का, और मतलब इस तरह ये जो कृषि होती है वो क्या होती है, आपकी औद्योगिक या वाणिज्यिक स्तर की कृषि कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये थे कृषि से संबंधित कुछ चीजें। अब और देखिए जैसे आप, एक होता है आपका झूमिंग कृषि। क्या होता है, झूमिंग कृषि। तो देखिए झूमिंग कृषि क्या होता है, झूमिंग कृषि में देखिए क्या होता है कि आपके जो प्राचीन जो निवासी थे, जो भी जंगलों में निवास करते थे, प्राचीन जो आदिवासी, ये क्या होते थे कि जंगलों में को साफ कर देते। जैसे एक जगह जंगल लगा हुआ है, वहाँ की झाड़ी वगैरह जो समतल एरिया है उसको सबको साफ कर दिया करते थे और वहां पर खेती करते थे। तो अब ऐसे उन्होंने 2-3 साल वहां पर खेती की और फिर वहां की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। जब उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती थी, खाद तो होते नहीं थे कि खाद डाल दें, तो वो क्या करते थे, उस स्थान को वैसा का वैसा छोड़ दिया, अगले स्थान को फिर से साफ किया और उस स्थान पर खेती करते थे। खेती उनको बड़े पैमाने पर करनी नहीं होती थी, थोड़ी करते थे, जितना अपने खर्चा चल जाता था उनका जीविका। तो जीविका कृषि करते थे, कोई बड़ी पैमाने की कृषि करते नहीं थे। तो वो कृषि क्या कहलाती थी, उनकी झूमिंग कृषि कहलाती थी। तो इस तरह से अगर आपको ये टर्म अगर पूरे क्लियर हो जाते हैं कि कौन क्या है, तो आपको वहाँ पर रटने की जरूरत पड़ती नहीं है और चीज़ें आप आसानी से समझने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाहरी शरण पर विजिट करिए और चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।